जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नैन्शिका राठौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कल स्टैटिक जीके पर क्लास हमने स्टार्ट की है। कल हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर बात की थी, जहां पर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को टेबल फॉर्म में सिर्फ क्विक देखा था उनको। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हमने कल पढ़ा था। आज उसी के आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो क्लास होने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, इसीलिए स्टैटिक जीके की मैंने स्टार्टिंग भी इसी टॉपिक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास को। कल हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, लेकिन हमने उनको डीप में नहीं देखा था। कल हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हमको पढ़ने हैं। ठीक है, डीप में हम बात करेंगे आज इसके ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है 1944 1944 को बना था। 1944 में वर्ल्ड बैंक बनता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान बनता है, और इसकी शुरुआत होती है 1945 से। कितनी ही बार कितने ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस ही एक विश्व बैंक से। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 189 इसके मेंबर कंट्रीज है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हुए हैं वो अजय बंगा है। ठीक है, 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया था, क्योंकि जो ये अजय बंगा है ये एक इंडियन अमेरिकन पर्सन है। इंडियन अमेरिकन पर्सन है, ठीक है, इसीलिए इनको पद्मश्री 2016 दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के लिए आपको आईएफसी का मेंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि विश्व बैंक का ही एक अंग माना जाता है। ठीक है, इसका मेंबर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऋण इसमें केवल विकासशील देशों को ही दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है कि विकसित देशों को ऋण देता है या फिर विकासशील देशों को ये ऋण देता है। तो ये विकासशील जो देश होते हैं उनको ऋण देता है। आज पीपीटी इंग्लिश में नहीं हो पाएगी, बट मैं समझा रही हूँ। आप इजी लैंग्वेज में है बहुत, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। इंग्लिश मीडियम में भी आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो ये पीपीटी है कल वाली क्लास की और जो आज वाली क्लास की है, वो मैंने मर्ज करके रख ली है। उसको हम ऑल एग्जाम प्लेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो वापिस आ जाते हैं। विकासशील देशों को ये ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जहां पर आर्थिक विकास के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा इसमें मेन होता है, जो वर्ल्ड बैंक है वो आपके इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम हो या फिर कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देता है। ठीक है, जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या फिर ये ही आप पीपीटी ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, आपको पता ही है, कल मैंने बता दिया था। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम विश्व बैंक के समूहों पे। तो विश्व बैंक के ये जो 5 है, ये 5 समूह या फिर उसके अंग कहे जा सकते हैं, यानी कि इनसे मिलकर ही विश्व बैंक बना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, इनके जो मेंबर्स कितने हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, इनका फुल फॉर्म जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये IFC, ठीक है। ये फुल फॉर्म कितनी ही बार पूछा जा चुका है, IBRD कितनी ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद IDA, ये 3 के फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं, इनके मेंबर नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि इंडिया इनमें से किसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया जो है ICSID का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर में आपको हाईलाइट कर दिया है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। बाकी ये जो चारों है, ये चारों मेंबर, चारों का भारत जो है मेंबर है, ठीक है। IBRD का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समझ आ रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IFC हो गया। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, 1960 में बना था, 173 इसमें मेंबर हैं, कंट्रीज हैं। IFC में 189 है और ये बना था 1956 को। 1944 को विश्व बैंक के साथ ही ये बना था IBRD भी, ठीक है। 189 इसकी भी मेंबर कंट्रीज है, भारत भी इसका एक पार्ट है, IFC का भी भारत पार्ट है, IDA का भी भारत पार्ट है, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। 1988 में ये बना था और 182 इसमें मेंबर कंट्रीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा कि भारत इसका पार्ट कब बना था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1994 में भारत जो है MIGA का पार्ट बना था। उसके बाद ICSID जो है इसका भारत पार्ट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। 1966 में ये स्थापना इसकी हुई थी। स्थापना भी अगर देखें तो इसमें भी इन तीनों की स्थापना मोस्टली पूछी गई है, इनके फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनका कब हुआ था ये पूछा जा चुका है, ठीक है, और मेंबर कंट्रीज नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा गया है इस स्लाइड में वो ये है कि भारत किसका पार्ट नहीं है और ICSID का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, यही इसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, IMF की बात कर लेते हैं, ठीक है। IMF आप साथ में देखते जाइएगा, ये लोगो है, ऑफिशियल लोगो है IMF का, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। 1945 में ये बना था, वही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही इसको बनाया गया था, विश्व बैंक के साथ में इसे बनाया गया था, ठीक है। 29 संस्थापक देशों के साथ ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। 1945 में ही वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बना था, दोनों का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बस अलग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो काम करता है वो विकासशील देशों को ऋण प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और जो IMF है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन से उभरने के लिए करता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान के संतुलन के लिए, भुगतान संतुलन के संकट से उभरने के लिए ये लोन देता है। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो देशों के बीच में जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसका एक व्यवस्थित लेखा जोखा जिसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं।
अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो इसको समझ सकते हैं कि अगर भारत 100 रुपए की अगर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है और बाहर से इंपोर्ट कर रहा है 80 रुपए की चीज़ को, तो ये सारा जो व्यवस्थित जो इनका ऑडिट होता है वो होता है भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन में संकट का क्या मतलब होता है, जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है लेकिन एक्सपोर्ट कम होता है, यानी कि आप 100 रुपए का सामान तो बाहर से खरीद रहे हैं और बेच आप 80 रुपए कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में संकट जब आता है, इम्बैलेंस हो जाता है जब, उसको कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, समझ आ रहा है। जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है हमारा, तो हम भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में आते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब इससे उभरने के लिए ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है। ठीक है, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से दी जाती है, ये IMF देता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो आपको डेवलपमेंट के लिए देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। SRD मुद्रा क्या है इसकी, SRD। अब ये SRD क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, ये क्या होता है, ऋण जो है कुल सभी को ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार ये जो होता है ये 1963 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1969 में इसको शुरू किया गया था IMF के द्वारा। ये जो SDR होता है, ये क्या है, एक तरह से 5 प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनकी एक टोकरी माना जाता है इसको। कितनी, 5 मुद्राओं की टोकरी इसको माना जाता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर कोई मुद्रा नहीं है। ठीक है, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक तरह से ये जो IMF का जो अतिरिक्त रिजर्व होता है वो SDR होता है, कोई मुद्रा नहीं है। 5 तरह की मुद्रा की टोकरी है जिसके लिए गोल्डन पेपर का यूज किया जाता है। अब गोल्डन पेपर क्या होता है, गोल्डन पेपर जो है, गोल्डन पेपर की अगर हम बात करें तो ये देखिए SDR बास्केट जिसको बोला जाता है, इसमें 5 तरह की मुद्रा है। USA का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, चाइना का रेनबिन है, जापान का येन है, और ये यूरोपियन यूनियन का यूरो है। ठीक है, ये 5 याद रखिएगा। गोल्डन पेपर याद रखिएगा, SDR क्या है ये याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं IMF की जो अभी वर्तमान में जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा ये गया था कि कौन है, ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ये कहाँ से है। तो ये है बुल्गारिया से, बुल्गारिया की है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 90% वाले क्वेश्चन में आते हैं ये। अब जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो पॉइंट ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अगर पढ़ने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें वो सब चीज़ें पढ़ना नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है इतना। ठीक है, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, IMF की कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि है बुल्गारिया से। ठीक है, ये आ गया। अब देख लेते हैं दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और ये है अपना IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है संरचनात्मक विकास के लिए, यानी कि वही डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और ये जो है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता यानी कि इकोनॉमिकल जो भुगतान संतुलन है उसके लिए काम करता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए ये आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको लोन देता है, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है। ये जो है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो है
सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों को ही ऋण देता है। विकासशील देश का क्या होता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। जैसे इंडिया भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ही देता है ये ऋण, ठीक है। और ये जो है ऑल मेंबर कंट्रीज, ये जो है सभी सदस्य देशों को देता है, जो भी इसके पार्ट हैं वो उन्हीं सभी सदस्यों को ही देगा ऋण, ठीक है। कौन? आईएमएफ, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी के लिए काम करता है, ठीक है। उसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, यानी कि कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और जो आईएमएफ है वो बैंक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से दूर से उभरने के लिए काम करता है, ठीक है। वैश्विक तरलता बनाए रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। एक तो वैश्विक तरलता पॉइंट याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखिएगा, और ये जो है आपको थोड़ा इजी वे में। दोनों बने कब थे? 1945 में बने थे, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। हेडक्वार्टर है इनका कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी, दोनों का ही, ठीक है। सेम है आगे। और एक चीज और, दोनों ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही बने थे, और वो सम्मेलन हुआ था 1944 में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स 1944 से ही ये दोनों बने थे, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हम देखते हैं तो ये सबसे पहले बना था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से, जो कि 1947 में बना था। उसके बाद 1948 में आईटीयू को जीएटीटी यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया, यानी कि इसी को 1948 में आईएलयू को गेट कहने लगे थे, ठीक है। गेट के बाद से 1986 से 1994 तक 8 उरुग्वे राउंड पर वार्ता हुई थी, 8 बार ये वार्ताएं चली थी, ठीक है। उरुग्वे वार्ता कहा जाता है जिनको। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि ये आईटीयू कब बना था, उसके बाद इसे गेट कब कहा गया, और उसके बाद सीधे से डब्ल्यूटीओ कब बना था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद मराकेश संधि, इंपॉर्टेंट है, मराकेश पूछा जा सकता है कि किस ट्रीटी से डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया था, कब किया गया था, डेट पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 पूछा जा चुका है। मराकेश पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो उरुग्वे राउंड की कौन सी वार्ता के बाद बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 8th, ठीक है। और यही इसकी लास्ट भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को ये बना था, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, जेनेवा। वर्तमान इनमें इनकी जो हेड है वो है नागोंजी ओकोंजो इवेला, ये है नागोंजी ओकोंजो इवेला। नाइजेरिया की है, पूछा जा चुका है, शायद एमपीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो नागोजी ओकोंजो इवेला है ये किस देश से संबंधित है। नाइजीरिया से है ये, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल है ये अभी, ठीक है। उसके बाद टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 164 है। अभी लास्ट में कौन सी ऐड हुई है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को याद रखिएगा, कल भी मैंने बताया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया था मैंने, जो नई कंट्रीज अपडेट हुई है उनको आप ज़रूर याद रखिएगा, वो पूछे जा सकते हैं। और जो कल जो कुछ अपडेट नहीं था वो मैंने पीपीटी में अपडेट कर लिया है, तो आप उसके लिए फ्री रहिए कि आपको अलग से कुछ करना है उसमें। बट हाँ, वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियोस से ही आपको काफ़ी चीज़ें मैंने जो उसमें एक्स्ट्रा बताई थी वो आपको वीडियोस में मिलेगी। पीपीटी में मैंने हर चीज़ आपको नहीं मेंशन की है, क्योंकि बताने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, और जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी निकल जाती है।
अफगानिस्तान जो है ये लास्ट कंट्री है जो इसमें एड हुआ था, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है, 23 जो है ऑब्जर्वर कंट्री है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है गेट और WTO का जो पार्ट बना था वो बना था 1947 में। अगर पूछ लिया जाए कि गेट का पार्ट कब बना था तो भी 1947, और WTO का कब बना था तो भी 1947, क्योंकि अल्टीमेटली वो था तो गेट ही ना। गेट से भी पहले क्या था, वो ILU था, ठीक है। गेट से पहले क्या था, ये ITU था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ये। जब ये बना था तभी इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बन गया था, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर ऑफ गेट एंड WTO इन द ईयर 1947, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसको अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत बार आता है ये। सबसे पहले इसकी स्थापना का विचार आया था 1958 में, ठीक है। 1993 में रोम की संधि से इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। 1958 में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये इसके नाम भी बदलते रहे थे। 1958 से पहले ये किसी और नाम से भी आया था, लेकिन 19 ऑफिशियल जब आता है तो वो विचार उसका 1958 ही कहा जाता है। स्थापना इसकी 1993 में हुई थी। रोम की संधि से हुई थी ये, ठीक है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज इसकी 27 है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन शुरू हुआ था, ठीक है। 20 देश जो है यूरो अपनाते हैं, तो जो 20वां ये देश है वो है क्रोएशिया, लास्ट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोएशिया जब ये एड हुआ था यूरेशिया से, यूरेशिया की पहले करेंसी कौन सी थी, तो वो कूनो करके आती है। कूनो करेंसी यहाँ पे यूज होती थी, लास्ट है, इसीलिए बस इसका इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप ये बाकी के 20 देशों का भी पढ़ने लगे, नहीं, सिर्फ क्रोएशिया का, वो भी जनरली बस आप ऐसे माइंड में रखिए, लिखना नहीं है उसको। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन शुरू हुआ था, ठीक है। 1993 में रोम की संधि से बनता है ये। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 इसकी मेंबर कंट्रीज है। 2002 से यूरो करेंसी आ गई थी, ठीक है। और लास्ट जो करेंसी, इसको यूरो करेंसी अपनाने वाली कंट्री थी वो थी क्रोएशिया, इसको याद रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शेंजेन संधि। अब ये शेंजेन संधि क्या है, शेंजेन संधि जो है वो 1985 में आई थी, ठीक है। ये बोलती है कि जो यूरोपियन नागरिक है, यूरोपियन जो लोग हैं, उनको बिना पासवर्ड के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति दी गई है, जिसे 1995 में लागू किया गया था। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी की वजह से ही ब्रिटेन में काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी थी, और फिर उसके बाद ब्रिटेन को ब्रेग्जिट करना पड़ा था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, इसी को ब्रेग्जिट कहा है, ठीक है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया था 1995 में शेंजेन संधि से कि जितने भी यूरोपियन लोग हैं वो किसी भी यूरोपीय देश में यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है उनमें कहीं पर भी बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चाहे तो वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, यानी कि सारी सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के ऐसा था वहाँ पर, यानी कि ये एक तरह से बॉर्डरलेस कंट्री बन गया था। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक कंट्री बन गया था पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बाहर की कंट्री के इतने लोग आने लगे थे कि वहाँ के जो लोकल्स लोग थे उनका जो बिजनेस था वो चौपट होने लगा, ठीक है। उसी की वजह से 2016 में 2016 में वहाँ पे बहुत बड़ा जन आंदोलन होता है और मांग की जाती है कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। 2016 से ये शुरू होता है, ठीक है। और फाइनली 2020 में जाकर 2020 में जनमत संग्रह करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2020 में ये ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाता है। इसी को ब्रेग्जिट कहा, ठीक है। ये ब्रिटेन प्लस एग्जिट है, ये है ना, ब्रिटेन प्लस एग्जिट है, ठीक है। इसके पहले, ब्रिटेन से पहले, ये टोटल मेंबर जो थे 28 कंट्रीज थी, 28 कंट्रीज थी। लेकिन ब्रिटेन के बाहर आने के बाद
27 कंट्रीज बची है, ठीक है। इसमें याद रखने की सारी चीज़ें, 1993 में रोम की संधि से यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 इसकी मेंबर कंट्रीज है, ब्रिटेन के पहले 28 थी, ठीक है। 2002, 1 जनवरी डेट नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2002 जरूर याद रखिएगा। यूरो का चलन हुआ था, ठीक है। 20वां देश जो है वो क्रोएशिया है। क्रोएशिया की अगर करेंसी पूछ ली जाए तो वो कूनो है। और ब्रेग्जिट याद रखिएगा, 2016 में जनमत संग्रह हुआ था, 2020 में जाकर ये फाइनली 2020 में जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया था। उसके बाद आप ये शेंजन संधि जरूर याद रखिएगा, 1985 में आई थी शेंजन संधि, जो ये कहती है कि यूरोपियन यूनियन के नागरिक जो है, जो भी यूरोपीय नागरिक है वो बिना पासवर्ड के पूरे यूरोप में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ब्रिटेन में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, ठीक है। 1995 में ये लागू हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2020 में ईयू से बाहर हुआ, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया था, ठीक है। ब्रिटेन जो है 2020 में इससे बाहर हुआ था। और 2012 में ईयू को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये यूरोपियन यूनियन है वो G20 का भी मेंबर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि G20 में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि दो यूनियन है। एक तो आपका अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। काफ़ी पहले ही जुड़ चुका था। और जो आपका अफ्रीकन यूनियन है वो 2023 में G20 में जुड़ा था, जब 2023 में इंडिया में जब G20 का 18वां समिट हुआ था, उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन को भी एयू का मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है। करंट इसके प्रेसिडेंट जो है उर्सेला उर्सुला वॉन डेयर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। याद रखने वाली चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, G20 याद होना चाहिए, वो हम आगे पढ़ाएंगे। अफ्रीकन यूनियन 2023 में जुड़ा था, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है वो भी G20 का ही एक पार्ट है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद स्थापना कब हुई थी इसकी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वॉशिंगटन संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और वॉशिंगटन संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो थोड़ा रिलेट करके याद रख करिएगा ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि आप उनके स्थापना वर्ष जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उनका, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेम चीज़ें या फिर सेम ईयर में बनी हो, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक सेम ईयर में बनी है और उनका हेडक्वार्टर भी सेम ही है, ठीक है, वॉशिंगटन DC 1945। और नाटो और जो यूरोपियन यूनियन है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन बना था वो 1993 में बना था और ये बना था 1949 में। अब जो नाटो बना था ये क्यों बनाया गया? रूस में आपको पता होगा कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी। कोल्ड वॉर की शुरुआत में भी जो USA था वो पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाला है, और जो USSR है वो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा को प्रमोट करने। तो रशिया की जो ये समाजवादी विचारधारा है उसको सप्रेस करने का एक तरीका था ये, ठीक है। नाटो का, जो कि USA और जो पूंजीवादी कंट्रीज थी यानी कि कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थी उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये जो है अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। यानी कि इसमें कहा गया था कि जितनी भी
जितने भी मेंबर्स इसके रहेंगे, यानी कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले जितने भी मेंबर्स हैं जो इसके ऊपर साइन करेंगे, उनके ऊपर अगर कोई बाहर वाली कंट्री या फिर जो इसका मेंबर नहीं है वो कंट्री अगर अटैक करती है तो वो सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा। उनकी फ्रीडम और उनकी सिक्योरिटी की गारंटी देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन? नाटो। ठीक है, ये यूएसए की ही एक उपज थी, यूएसए के दिमाग की ही एक उपज थी ये। ठीक है, इसमें ये देखिए, नाटो के आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर आपने किसी एक पर अटैक किया तो वो बाकी नाटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना, याद रखिए, वॉशिंगटन संधि के द्वारा हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आपको पता ही होगा रशिया की जो सोशलिस्ट विचारधारा है उसी के अगेंस्ट में ये शुरू किया गया था। और फिर जो रशिया है, इसे देखते हुए रशिया ने भी वार्सो पैक्ट लागू कर दिया। ठीक है, वो भी 1949 में। इसी के बाद में सेम ईयर में ही हुआ, शायद जहाँ तक मुझे चेक करके बता दूंगी। वो वार्सो पैक्ट लेके आ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है मार्क रूट एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये मार्क रूट है, नाटो के प्रेसिडेंट है। मेंबर्स कंट्री कितनी है? 32 है। स्वीडन जो है लेटेस्ट कंट्री है जो इसमें ऐड हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, चाहे जितने भी कंट्रीज ऐड हुई है उनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके 4 पार्ट है, पढ़ लीजिए बस, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंसिल, सब काउंसिल, डिफेंस कमिटी और एक है मिलिट्री कमिटी। 4 इसके पार्ट्स हैं या फिर 4 इसके अंग हैं। कौन कौन से काउंसिल है? सब काउंसिल है, डिफेंस कमिटी और एक है मिलिट्री कमिटी। और प्रेसिडेंट है इसके मार्क रूट। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा नाटो में, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए, होगा नहीं है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हुई थी इसकी 8 अक्टूबर 1985 में। पहला इसका सम्मेलन हुआ था में। मुख्यालय जो है इसका काठमांडू में ही है और 16 जनवरी 1987 को इसका सचिवालय बना था। काठमांडू में ही इसका सचिवालय भी है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सार्क का सचिवालय कब बना था? डेट नहीं पूछी गई है, लेकिन ये ईयर पूछ लिया गया है। ठीक है, ये 1987 पूछ चुके हैं और हेडक्वार्टर पूछ चुके हैं। ठीक है, 1985 में 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। संस्थापक जो है इसके अभी जियाउर रहमान ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि बांग्लादेश के उस टाइम के राष्ट्रपति जियाउर रहमान। ठीक है, 1985 में जियाउर रहमान ने इसको शुरू किया था, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, अब ये याद रखना है कि इसमें 8 8 जो है कंट्रीज है और 8 कंट्रीज जो है वो सारी ही इंडिया के आसपास की चीज है। जैसे कि पहली तो वही है बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, के बाद यहाँ भूटान, के बाद नेपाल है, उसके बाद ये अपना पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये वाला। ठीक है, कितने हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, 4 5 6 7 और इंडिया।
ये 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कुछ-कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, जो ये मालदीव और म्यांमार में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो म्यांमार नहीं है, मालदीव इसमें आएगा, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़, इसी में कन्फ्यूज़ होती है। मैं भी जब पढ़ती थी, टाइम पे मैं भी इसमें बहुत रहती थी कि मालदीव है या फिर म्यांमार है, क्योंकि इंडिया के आस-पास की हम कंट्रीज़ की बात करते हैं इसमें। तो म्यांमार नहीं है म्यांमार नहीं है इसमें, मालदीव्स है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पहले इसके महासचिव थे वो थे अबुल एहसान, ये याद रखिएगा कि सार्क के पहले महासचिव कौन थे, तो वो थे अबुल एहसान, जो कि बांग्लादेश के थे। वो भी पहले भारतीय महासचिव कौन बने थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, शीलकांत शर्मा, जो कि 2008 से लेके 2011 तक रहे थे, शीलकांत शर्मा। उसके बाद जो वर्तमान में सचिव है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुलाम सरवर, ठीक है। ये भी बांग्लादेश के ही हैं, ठीक है। जो बांग्लादेश के हैं, ये पहले भारतीय महासचिव कौन थे, शीलकांत शर्मा। पहले महासचिव पूछ लिया जाए तो वो थे अबुल एहसान। वर्तमान में कौन है, गुलाम सरवर। और जो संस्थापक थे वो थे जिया उर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये जिया उर रहमान है, और ये जो है वर्तमान में है गुलाम, ये है वर्तमान। और ये जो थे ये थे ये संस्थापक थे, और ये जो है वर्तमान में गुलाम सरवर, बांग्लादेश के ही, ठीक है। सार्क से रिलेटेड कुछ कुछ जो ट्रीटीज हुई है, और कुछ कमिटी जब बनी थी, वो ये कुछ इम्पोर्टेंट ही बस मैंने इसमें निकाली है, जो एग्जाम्स में पूछी गई है, यूपीपीएससी में जो पूछी गई है बेसिकली वो वाली। ये अदर एग्जाम्स भी आ सकती है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि इंडिया में कितनी बार सम्मेलन हुआ था सार्क का, अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 3 बार हुआ था, ठीक है। पहली बार जब हुआ था 1986 में, दूसरा सम्मेलन था ये बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। आपको प्लेस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन से नंबर का था और ईयर क्या था, ठीक है। तो ये था दूसरे नंबर का, ठीक है, 1986 में पहली बार हुआ था। दूसरी बार ये हुआ था 1995 में, जो कि आपका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1986 में सेकेंड हुआ था, 1995 में आठवां हुआ था, और 2007 में हुआ था 14वां, जो कि नई दिल्ली में था, भारत में, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, सेकेंड हुआ था 1980 में, उसके बाद एट्थ हुआ था 1995 में, के बाद 14वां यानी कि 14th हुआ था 2007 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंडिया में हुए थे, इंपॉर्टेंट है, 3 बार ही हुआ है अभी तक, उसके बाद नहीं हुआ है इंडिया, ठीक है। 3 बार हुआ है, इसीलिए याद रख लीजिएगा। उसके बाद 1995 में साप्टा होता है, साप्टा का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया डिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। साप्टा याद रखिएगा, 2006 में 1 जनवरी 2006 में साफ्टा हुआ था। ये अभी ही पूछा गया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। एमपीपीएससी में लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई थी एमपीपीएससी में, ये पूछा गया था साफ्टा कब कब लागू हुआ था, ये पूछा गया था उसमें। तो साउथ एशिया की ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये 2006 को लागू हुआ था, 1 जनवरी 2006 को ये लागू हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 13 समिट हुई थी 2005 में, ठीक है, इसमें जो है सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की, क्या याद रखेंगे, सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी, कहाँ हुआ था इंपॉर्टेंट नहीं है, 2005 में हुई थी, और 13वां समिट था ये, ठीक है। जहाँ तक मुझे ध्यान है ये ढाका में हुआ था, ठीक है, लेकिन चेक कर लेना एक बार। 14th समिट हुई थी, इंडिया में हुई थी 2007 में, भारत में हुई थी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी दिल्ली में, ठीक है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी दिल्ली में, ये याद रखिएगा। 2007 में 14वां समिट था, 13वें समिट 2005 में एसडीएफ की स्थापना की गई थी, सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जो 15वीं समिट हुई थी, 15th जो समिट हुई थी वो हुई थी 2005,
ठीक है, इसमें सारसो बना था। सारसो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मानक संगठन है। ठीक है, इसका मानक संगठन है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मानक संगठन है। 2008 में बना था, 15th ये समिट था। इसमें फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है आपसे, ये दोनों का फुल फॉर्म, इन दोनों का फुल फॉर्म और इनकी जो ईयर था। ठीक है, उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी मत छोड़ना। ये बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में सार्क फूड बैंक और एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो सार्क फूड बैंक है, शायद 14 सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा मैप है आपको याद रखने के लिए कि वॉशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है, दोनों का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वॉशिंगटन। याद रखिए। जिनेवा में है डब्ल्यूटीओ का, जितने अभी तक अपन ने पढ़े हैं उन्हीं का एक ठीक है, 1945 में बना। ठीक है, उसके बाद ये है डब्ल्यूटीओ, जिनेवा में है। ब्रुसेल्स में जो है नाटो का है, और यूरोपियन यूनियन ये 1990 का है। और जो ये ना नाटो है, 49 ये नाटो, याद रखेगा। ये है अपना सार्क जो कि काठमांडू यहाँ पर, ये अपना प्यारे इंडिया, और ये यहाँ पर नेपाल। ठीक है, और जिनेवा ये है। ठीक है, अपना ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, G7 कंट्रीज क्या है। ठीक है, ये जो G7 कंट्रीज है, G7 कंट्री वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40% है, विश्व की जनसंख्या का 10% है ये। ठीक है, तो G7 कंट्रीज है वो अ, विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाली व्यवस्थाओं वाला संगठन था G7, जिसमें कि 7 संस्थापक सदस्य थे उन्होंने मिलके, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले मेंबर्स थे। कौन कौन से हैं? एक तो है जर्मनी, जापान, अमेरिका और कनाडा। जर्मनी, जापान, अमेरिका। ठीक है, 19 जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इटली और कनाडा इसमें है। ठीक है, 1997 में इसमें रूस जुड़ा। रूस के जुड़ने के बाद ये G8 हो गया था। ठीक है, G7 क्योंकि इससे पहले 7 कंट्रीज थी, तो ये G7 कहलाता था। ठीक है, 1997 में जब रशिया इसमें जुड़ता है तो ये G8 हो जाता है। G8 हो जाता है, लेकिन 2014 में जब रशिया कीमिया के ऊपर अटैक कर देता है तो वो खुद ही G7 कंट्रीज से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके जुड़ने के बाद G7 G8 हो गया था, तो वो है रशिया। और रशिया जो है G7 से कब बाहर आया था? तो वो है 2014 में। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिएगा, 2024 में इसकी जो समिट हुई थी, G7 की समिट थी इटली में। ठीक है, जो कि ये 15th समिट थी। ये 15th समिट थी, ये जो है ये 51 है। 2025 में जो समिट हुई है वो कनाडा में हुई है, और जो कि 51 थी इसकी। ठीक है, 51st थी ये। ठीक है, 51वीं समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये कनाडा में हुई थी। और जो 2024 में हुई थी ये थी इटली में। उसके बाद 2026 में होगी ये कहाँ पर? फ्रांस में। 2026 में कहाँ होगी? ये फ्रांस में होगी, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 2026 फ्रांस में होगी। ठीक है, उसके बाद जो G20 है उसको देख लेते हैं। 1999 में G20 बनता है। 19 इस देश है, एक अपना EU है और एक है अपना AU, यानी कि अफ्रीकन यूनियन, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही हूँ। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। पूछ लिया जाए अगर आपसे कि G20 कंट्रीज में कितने जो है संघ हैं, दो है, यूरोपियन यूनियन है और एक है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, जो कि 20
वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का समूह है, ठीक है, फाइनेंस पर बात करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद भारत की इसमें भूमिका देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि मैंने अभी बताया था, ये 18th नंबर का समिट, ठीक है। कौन सा था ये? 18th नंबर का समिट था और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर ही आधारित था, ठीक है। भारत ने 18th 2023 में इसकी की थी अध्यक्षता, ठीक है। न्यू दिल्ली में शुरुआत हुई थी और उसके बाद भारत के बहुत सारे जगह पर इसकी बैठकें आयोजित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेरपा, भारतीय शेरपा इसमें थे कौन? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इम्पॉर्टेंट है, इसमें शायद 2 साल पहले ही पूछा गया था, जब 2023 में समिट हुआ था उस टाइम के में पूछा कि जो भारतीय शेरपा थे G20 के, वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा। अमिताभ कांत इसके शेरपा थे, ठीक है। 2025 में जोहान्सबर्ग में इसका समिट हुआ है, ठीक है, 2025 में। लेकिन हम याद करेंगे 18th से, यानी कि 2023 से हम याद करेंगे। नेक्स्ट कब होने वाला है वो भी हम देखेंगे, यहीं से हम याद करेंगे, क्योंकि इंडिया, अच्छा इसमें ना एक चीज और होती है, मैं बताती हूँ। ये G7 कंट्रीज है, ठीक है, इसमें इजी समझ आए। कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये G7 कंट्री है। उसके बाद जब इसमें रशिया जुड़ता है तो ये G8 बन जाता है, ठीक है। ये G8 बन जाता है रशिया के जुड़ने के बाद। और रशिया जो है 2014 में इससे बाहर आ जाता है, 2014 में रशिया जो है एग्जिट कर जाता है इससे, ठीक है, क्योंकि रशिया ने जब क्रीमिया पर अटैक किया था उस टाइम पे, ठीक है। और जो G20 कंट्रीज है, ये G20 कंट्रीज है जिनमें कि 19 तो जो है कंट्रीज है, यानी कि ये सारी कंट्रीज G20 कंट्रीज में आती है, ठीक है। जिनमें 19 तो जो है देश है, देश है, और 2 जो है ऑर्गेनाइजेशंस। 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं इसमें? 19 जो है कंट्री है इस, प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन से इसमें? यूरोपियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन, ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना या मैक्सिको, सऊदी अरबिया, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसमें अफ्रीकन यूनियन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, 18th समिट हुई थी 2023 में, इंडिया में हुई थी। 19वीं समिट हुई थी 2024 में, जो कि ब्राज़ील में हुई थी। 20वीं समिट हुई है 2025 में, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुई थी ये। और 21वीं जो होनी है वो हो रही है यूएसए में, यूएसए के पास इसके बैठक की अध्यक्षता अभी है, जो कि सितंबर 2025 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है ये? दिसंबर से 1 दिसंबर 2025 से यूएसए की अध्यक्षता शुरू हो जाती है, ठीक है। 1 साल के लिए रहती है ये, ठीक है। तो अभी जो है यूएसए इसकी अध्यक्षता कर रहा है। हमें ये चारों याद रखने, क्योंकि 2023 में इंडिया में हुई थी समिट, इसलिए, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, एक वर्ड आता है ट्रोइका। ट्रोइका, ट्रोइका एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या? पास्ट, पास्ट समिट, प्रेजेंट समिट और फ्यूचर में कहाँ होने वाली है, ठीक है। तो इसको ट्रोइका कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में ट्रोइका का क्रम क्या होगा, तो अगर वर्तमान का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक उठाना है पास्ट का, एक उठाना है आपको प्रेजेंट का, और एक उठाना है फ्यूचर का। फ्यूचर वाला अपन को अभी पता नहीं है, ठीक है। अपन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राजील वाला। अगर हम, तो ये ट्रोइका में बनेगा कौन सा? ये अगर वर्तमान में ब्राजील के पास है, मान लीजिए कि वर्तमान में ब्राजील के पास अध्यक्ष है, तो ब्राजील से पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में, फिर हुआ था ब्राजील में, और फिर हुआ था साउथ अफ्रीका। तो ये एक ट्रोइका बन जाता है, ठीक है, कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में समिट कहाँ पे हुई थी, वो एक मिलके ट्रोइका बनता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप।
ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। 2014 में क्रीमिया युद्ध के कारण रशिया G7 से बाहर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो G20 समिट हुई थी इंडिया में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हालांकि अब तो नहीं पूछते हैं क्योंकि 2023 से अभी 2026 चल रहा है, कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में हुई है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इन पर काम अभी तक भी चल रहा है इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, नवंबर 2023 से शुरुआत हो चुकी थी इसकी। वेन्यू इसका भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली। अध्यक्षता भारत ने की थी और ये 18th नंबर की थी। ये जो है समिट जो थी वो 18th नंबर की समिट, ठीक है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये नहीं पूछा गया। वसुधैव कुटुंबकम पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके आने के चांसेस बनते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। इसके आने के चांसेस, उपनिषद से ये लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वो उपनिषदों से ली गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि जो कि मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 18th समिट जो कि इंडिया में हुई थी, 2023 में हुई थी। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। डिक्लेरेशन हुए थे यहाँ पे कुछ, न्यू दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें पहल की गई थी, जैसे कि आईएमईसी क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर पे बात की गई थी इसमें। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ था, ठीक है, बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए उस पर बात की गई थी। इसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात की गई थी। 3 गुना करना है रीन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना तक करने का में लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फोकस किन किन चीज़ों पर था? तो ग्लोबल साउथ, एसडीजीज, क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, ह्यूमन लीड डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, इनके ऊपर मुख्य फोकस रखा गया था इसका। उसके बाद G20 की प्रेसिडेंसी शुरू 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मुख्य स्थान देखिए, लीडर्स समिट हुई थी कहाँ पर? दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एमपी की एग्जाम्स दे रहे हैं, एमपी ईएसबी के अगर एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि एमपी में कहाँ कहाँ पर बैठक हुई, जैसे कि इंदौर में हुई थी, भोपाल में हुई थी, रीवा में हुई थी, खजुराहो में हुई थी, और शायद उज्जैन में भी हुई थी, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है, अगर एमपी पर्टिकुलर ईएसबी की अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो, ठीक है। वाराणसी में हुई थी, डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। बेंगलुरु में हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मुंबई मुंबई को छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला आप याद रखिएगा। और जो दिल्ली में हुई थी लीडर्स समिट, वो याद रखिएगा। उसके बाद जयपुर याद रखिएगा, ये तो पूछा जा चुका है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। गोवा टूरिज्म के लिए है, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, पहली शेरपा मीटिंग पूछा जा चुका है एमपी। पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी में हुई थी, सस्टेनेबल फाइनेंस से जुड़ी बैठकें थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चंडीगढ़ देख लीजिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, ये इम्पोर्टेंट हुई। हैदराबाद भी छोड़ दीजिए, डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर। और उसके बाद गांधीनगर में हुई थी हेल्थ मिनिस्टर की, ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट बस ये देख लीजिएगा, एक तो दिल्ली देखिएगा, बेंगलुरु देखिएगा, उसके बाद उदयपुर देखिएगा जो कि पूछा जा चुका है, और उसके बाद एक देखिएगा आप चंडीगढ़ वाला, कि एग्रीकल्चर पे बात हुई है इसमें, ठीक है, ये चंडीगढ़ देखिए। ये 3-4 चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस डालेंगे, ये सारी चीज़ों पर फोकस डालेंगे, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाला, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछने वाले ही हैं। ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस शायद अमेरिका के साथ मिलकर किया था उस टाइम, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें
एक विमेंस मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर, मुंबई में हुई थी, ये ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिर्फ एक माइंड में तो रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ब्रिक्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स जो शब्द है ये आया था 2001 में, जिम ओ नील जो एक इकोनॉमिस्ट थे वो लेकर आए। और नील 2009 में इसकी स्थापना होती है, और जो साउथ 2010 2010 में नहीं, 2011 में शामिल हो। 2001 में जिम और नील के द्वारा ये लाया गया था, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में इस पर बात की गई थी, लेकिन शामिल ये हुआ था 2011 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया? 15 जुलाई 2014 को बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर ये याद रखिएगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स के लिए इन्होंने जो R5 रखा है, R5 मतलब कि ये एक तरह से मुद्राएं हैं, करेंसी है। ठीक है, कहाँ कहाँ की? ब्राज़ील की अगर देखी जाए तो ब्राज़ील की है रियाल, R5 में जो है इन 5 कंट्रियों की मुद्राओं की बात की गई। ब्राज़ील सॉरी, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप पहले देखिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और ये जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2011 में जुड़ा था, इसके पहले ये ब्रिक था, ये इतना ही था। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जुड़ने से पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक था, ये इतना ही था ये। और जब इसमें जुड़ गया था उसके बाद से ये ब्रिक हो गया। ठीक है, ये B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यहाँ की जो करेंसी है उस पर बात करते हैं। रशिया की क्या है? रूबल, R5 हमने देखा ना, रूबल है। ब्राज़ील की है रियाल, इंडिया की है रूपी। ठीक है, और उसके बाद चाइना की है रैनमिनबी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की है रैंड, R5। ठीक है, R5 में इनकी जो करेंसी है वो आप याद रखिएगा, इनकी करेंसी के नाम क्या है वो आप याद रखिएगा। उसके बाद समिट याद रखिएगा। ठीक है, कुल इसमें जो कंट्रीज जुड़ी हुई है 5, इसके मूल सदस्य कौन कौन से? 5 मूल सदस्य यही है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। 5 जो है इसके मूल सदस्य हैं, और उसके बाद 10 और कंट्रीज इसमें बाद में मिल जाती हैं। वो है कौन सी है? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, इंडोनेशिया है, और ये 5 कंट्रीज हैं जो कि इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स इसके 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 तो ये और 5 ये। इसके बाद समिट पे देख लेते हैं। समिट जो थी 2024 में हुई थी, कहाँ पर? कजान, यानी कि रशिया में हुई थी। ये 16वीं नंबर की थी, इसको ना भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन जो लास्ट कहाँ हुई थी और प्रेजेंट में कहाँ होने वाली है, और नेक्स्ट कब होगी, कहाँ पर होगी, वो देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में हुई थी ब्राज़ील में, जो कि 17वें नंबर की थी, और 2026 में इंडिया में होगी। ठीक है, ये याद रखिए, इंडिया में होने वाली है, इसलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि जैसे ना ये एक के बाद एक यहाँ पर होती है। जैसे अगर पहले ब्राज़ील में समिट इंडिया में होगी, फिर साउथ अफ्रीका, लेकिन शायद यूक्रेन वॉर की वजह से ये ब्राज़ील के बाद सीधे इंडिया के पास ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स की 5 कंट्रीज कौन कौन सी? ये है ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका जो कि 2011 में जुड़ा है, इंडिया और रशिया, ये तो है फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, उसके और जो बाकी मेंबर्स जो ऐड हुए हैं, न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, ईरान है, इथियोपिया और इंडोनेशिया, और एक है अपने यूएई। ठीक है, इसके बाद जो ये पार्टनर कंट्रीज देखते हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, क्यूबा, बोलिविया, बुल्गारिया और थाईलैंड, और एक है मलेशिया। ठीक है, युगांडा। लेटेस्ट मेंबर भी देख लो, इंडोनेशिया जो है इसका लेटेस्ट मेंबर है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ओपेक। ये जो ओपेक है ये जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में, 1960 में बनी थी, बगदाद सम्मेलन से बनी थी ये, बगदाद पहले इसका। ये वर्तमान में इसके जो मेंबर्स है वो 15 नहीं है, वो 12 मेंबर्स है। ठीक है, यानी 12 मेंबर्स है। क्यों? क्योंकि जो 3 कंट्रीज है वो हट चुकी। एक तो इसमें हट गई है कतर, और इसके बाद गेबॉन नहीं है, और एक जो है इक्वेडोर। ये जो 3 कंट्रीज है ये इससे हट चुकी। उसके बाद एक अंगोला भी इसमें पहले ऐड थी, ये 2023 में ही हटी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंगोला अभी हाल ही में 2023 में ही इससे बाहर हुई है। बाकी ये कंट्रीज तो पहले ही हो गई थी, कतर, गेबॉन और इक्वेडोर, ये तीनों कंट्रीज पहले ही हो गई थी। 1960 में हुई थी बगदाद समेत, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये। और हैम अल घीस इस वर्तमान में प्रमुख है। उसके बाद वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक करके रिपोर्ट निकालता है, उसको याद रखिए। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक करके ये रिपोर्ट निकालता है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 12 मेंबर से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, अंगोला, अंगोला हट चुका है, कतर हट चुका है, ईरान है, इक्वेडोर है, वेनेजुएला, अरब अमीरात है, इराक है, लीबिया है, कुवैत है और अल्जीरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंट्रीज के नाम जरूर याद। आगे आता है अपना AIIB। AIIB फुल फॉर्म है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, याद रखिएगा AAB का फुल फॉर्म एशियाई अवसंरचना विकास बैंक इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है इसका बीजिंग में। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 2015 में हुई थी, और मुख्यालय है इसका कहाँ पर? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास जाता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस इतना याद रखिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद G77 जो कि विकासशील देशों का समूह है। जो G7 कंट्रीज थी वो विकसित देशों ने मिलकर बनाई थी, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन जो G77 है ये विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1964 को। ठीक है, कब हुई थी इसकी? 15 जून 1964 को जिनेवा में इसकी हुई थी शुरुआत, और 77 इसके संस्थापक सदस्य उस टाइम पे। 77, इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ 77 कहते हैं। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, 77 ग्रुप ऑफ 77 जो कि विकासशील देशों का, यानी कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनका ग्रुप है ये। G7 जो था वो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप था। ठीक है, वर्तमान में 134 इसकी मेंबर्स कंट्रीज है। कार्यालय जो है इसका जिनेवा में है, नैरोबी में है, रोम में है, वॉशिंगटन जो रीजनल वो रहता है, रीजनल हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वॉशिंगटन DC में। ठीक है, 2025 में ये जो अध्यक्षता है वो की इराक ने। इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हुई नहीं है अभी 2026 की, तो लेटेस्ट अभी 2025 का ये इराक में हुई थी। ये देखते हैं। आगे है आसियान। आसियान आसियान की जो शुरुआत हुई थी 1955 में हुई थी, बांडुंग सम्मेलन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आसियान की जो शुरुआत है वो किस सम्मेलन से हुई थी, तो वो हुई थी बांडुंग सम्मेलन से। ठीक है, इसका जो विचार आया था वो आया था थानाट खोमान। थानाट खोमान जो है ये
थानाट खोमान, इन्हीं के दिमाग में ये विचार आया था आसियान को शुरू करने का। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1955 में, स्थापना इसकी हुई थी 1967 में। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, जकार्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जकार्ता याद रखिएगा। उसके बाद नाम इसका जो दिया था वो दिया था एडम मलिक ने। आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया था, तो वो आया था थानाट खोमान के दिमाग में। और अगर पूछ लिया जाए कि आसियान जो शब्द है ये नाम किसने दिया था, तो वो दिया था एडम मलिक ने। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 में, और जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसको याद रखिएगा, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य है। और 2024 में इसका सम्मेलन हुआ था लाओस में, 44th 45th दोनों था। यानी कि इसमें जो सम्मेलन होते हैं ना वो एक ही देश दो दो बार का सम्मेलन, यानी कि 44th और जो 45 नंबर का है ये दोनों हुए थे लाओस में। और 2025 में जो समिट होगा वो होगा मलेशिया में, मतलब हो चुका। 46 और 47 नंबर का था वो हुआ है मलेशिया। ठीक है, उसके बाद जो 10 जो है इसके मूल सदस्य देश है, और जो 11वां जो अभी बना है और लेस्टी, ये बना है 2023। ये 2023 में बना, तो याद रखिएगा। ये मैंने कल भी बताया था आपको, तिमोर लेस्टे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वर्तमान इसके जो महासचिव वो है डॉक्टर काओ किम हॉन। काओ किम हॉन इसके वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आसियान प्लस 3 जो कि 19, ये क्या है, ये चीन, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर एक संगठन बनाया है आसियान प्लस 3 करके। तो 3 में जो है चीन, जापान और साउथ कोरिया है। और उसके बाद आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 6 क्या है, तीन तो ये, चीन, जापान और साउथ कोरिया, तीन तो ये, और बाकी तीन ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। ये तीन ये और तीन ये मिलकर आसियान 6 बनाते हैं। ठीक, 3 बनाया था किसने, 1997 में बनाया था चाइना, जापान और साउथ कोरिया। और जो आसियान 6 है वो बना था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया को मिलाकर बना है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एससीओ, शंघाई योग संगठन, यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। 1996 में शंघाई 5 के रूप में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद इसमें 10 जो है सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, भारत है, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये जो बेलारूस है ये नवीनतम कंट्री है। ठीक है, ये यूएस मेंबर है अभी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आसियान का लेटेस्ट कौन, तिमोर लेस्टे था। ठीक है, 11th कंट्री था वो। और जो एससीओ का जो 10th मेंबर बना है वो कौन बना है, बेलारूस। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो वाराणसी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2023 में समिट हुई थी, वाराणसी को वहाँ पर एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया था। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 25वीं समिट 2025 में चाइना में हुई थी। 26वीं समिट 2026 में किर्गिस्तान है ये, किर्गिस्तान किर्गिस्तान है। ठीक है, 25वीं जो है समिट हुई थी, 25वीं समिट हुई थी 2025 चाइना में, 26वीं समिट 2026 में किर्गिस्तान में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चाइना और किर्गिस्तान याद रखिएगा। अब आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक 6 जून 1997 को बना था, बैंकॉक घोषणा के द्वारा बना था। बैंकॉक घोषणा याद रखिएगा, जून 1997। सिर्फ ईयर पूछा गया है वैसे अभी तक 1990।
ही बस पूछा गया है, इसकी डेट नहीं पूछी गई है, ठीक है। मुख्यालय इसका ढाका में है, ये याद रखिएगा। 7 इसके सदस्य देश हैं, यानी कि मेंबर कंट्रीज है इसकी, कौन कौन सी है, 7 इसकी मेंबर कंट्रीज है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और इसको ना मैं IMPAST से याद रखती हूँ। कौन कौन से इसमें, इंडिया है, म्यांमार है, उसके बाद आपका श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 7 आप कंट्रीज को याद रखिएगा। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो फर्स्ट इंडियन है, इसलिए याद रखिएगा। कौन है इसके, इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे इसके प्रमुख है अभी वर्तमान में, इसीलिए इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक पहले बिम्स्टेक नहीं था, ये BIST EC, BIST था सबसे पहले, और उसके बाद जब इसमें कंट्रीज जुड़ती गई तो ये बिम्स्टेक बन गया था लास्ट में। उसके बाद बैंकॉक में हुई थी 6th जो इसकी समिट है, वो भी बैंकॉक में हुई है 2025। ये देखिए 2025 में इसकी जो 6th समिट हुई थी वो हुई थी बैंकॉक में, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए 2025 में, 2025 में इसकी 6th समिट हुई थी बैंकॉक में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 7th समिट इसकी अभी हुई नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूयॉर्क, ये हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा में जो हेडक्वार्टर है WHO, अंगटाड और रेड क्रॉस, जिनको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यूनेस्को, ठीक है, और न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ और UNDP, जो कि दोनों ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ही अंग हैं, उन्हीं के ही पार्ट हैं यूनिसेफ और UNDP। कल भी मैंने इसे, ठीक है, आगे देखते हैं इसे, इनको एक एक को समझ लेते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1945। डेट याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1946 में इसमें शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, ये याद रखिएगा। मेंबर कंट्रीज है इसकी 195, और फिलिस्तीन जो है अभी हाल ही में इसमें जुड़ा है, फिलिस्तीन जो है अभी इसमें जुड़ा है, इसीलिए इसको याद रखना है। उसके बाद 8 इसके सपोर्टिंग कंट्रीज है, 8 इसके सहयोगी देश है। महानिदेशक इसके वर्तमान है आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ स्थापना कब हुई थी यही पूछा जाता है, की स्थापना पूछी जाती है और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसको। उसके बाद विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को का काम क्या है, यूनेस्को का काम है विश्व में जितनी भी विरासत, ऐतिहासिक विरासत विरासत हो, या फिर कल्चरल एजुकेशनल, या फिर साइंटिफिक रूप में अगर कोई सी विरासत इंपॉर्टेंट मानी जाती है जिसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सभ्यता नष्ट हो जाती है, तो ऐसी सभ्यताओं का संरक्षण करने के लिए यूनेस्को बनाया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की टोटल 45 ऐसी प्लेस है जो कि यूनेस्को साइट्स में आती है। तो फर्स्ट कौन है, लेटेस्ट कौन है, वो भी आप लोग अभी याद रखिएगा। 18 अप्रैल को विश्व
विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस जो है मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन बाल कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। 1946 सिर्फ इसका ईयर याद रखिएगा, डेट ना भी रखे तो भी चल जाएगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, कैथरीन रसेल इसके प्रमुख है, और भारत के साथ साझेदारी 1949 से इसकी शुरू हुई है, और भारत में पहला इसका कार्यालय बना था 1992 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इतना ही बस याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो आगे देखते हैं, यूनेस्को साइट्स देख लेते हैं। यूनेस्को जो है 45 है, वर्तमान में जो है 44 ही है। 44 जो है यूनेस्को साइट से, 36 जो है कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है, और एक जो है मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड साइट जो है ये अपना काजीरंगा है। ठीक है, उसके बाद ये रहा सारनाथ। सारनाथ को 45th साइट बना दी, जो टोटल है वो 45 है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ। फर्स्ट जो बनी थी वो 4 साइट जो थी, इंडिया की 4 साइट, पहली जो बनाई गई थी इसमें 1983 में बनाई गई थी वो, और वो कौन सी थी? आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला, के बाद अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र की ये रही। अजंता और एलोरा एलोरा की गुफाएं सबसे पहली बार इन 4 साइट को यूनेस्को साइट्स बनाया गया था। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारी बता दी है। शायद सारनाथ ही बस इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसमें सारी है। जो काजीरंगा है, काजीरंगा एकमात्र, जो ये काजीरंगा है ये एकमात्र है जो कि मिक्स्ड में आता है। ठीक है, बाकी 7 नेचुरल है और 36 जो है वो कल्चरल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, आपको पता होगा। उसके बाद एसडीआई प्रकाशित किया मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर पहली बार 1990 में शुरू की थी। पाक अर्थशास्त्री थे कौन? महबूब उल हक, और इंडियन अर्थशास्त्री थे कौन? अमर्त्य सेन। इनके द्वारा ये मिलकर शुरू की गई थी। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में पूछा जा चुका है, इनकी बुक्स पूछी जा चुकी है, वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। 1990s में शुरू की गई। जो यूएनडीपी है वो 1965 में बना था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। 5 हेडक्वार्टर याद रखिएगा, और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, अचिम स्टेनर के अध्यक्ष है वर्तमान, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1965 न्यूयॉर्क, अचिम स्टेनर, और मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है ये, जो कि 1990 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। और इसके इस पाक अर्थशास्त्री थे कौन? महबूब उल हक, और इंडियन अर्थशास्त्री थे कौन? अमर्त्य सेन। इनके द्वारा ये तैयार की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है अंकटाट, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। नई व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1964 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। में हेडक्वार्टर है, मेंबर्स आप ना भी याद रखें चलेगा। रेबेका ग्रीन्सपेन, रेबेका ग्रीन्सपेन इसके अध्यक्ष हैं। कोस्टारिका की है ये, पहली महिला है ये, फीमेल है ये। रेबेका ग्रीन्सपेन कोस्टारिका, पहली महिला है ये। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि अंकटाट का सम्मेलन कितने वर्षों में होता है, तो ये होता है 4 वर्षों में सिर्फ एक बार इसका सम्मेलन आयोजित होता है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। WHO 1948 में बना था, 7 अप्रैल 1948। डेट याद रख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन ईयर तो आपको याद नहीं है। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को इसीलिए। और उसके बाद पहली बार स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी 1950 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 193 मेंबर्स है। टेड्रोस एडानोम, टेड्रोस एडानोम एडहानम इनके पहले अफ्रीकी हैं ये, जो कि इसके वर्तमान में प्रमुख है। रेड क्रॉस 1863 ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की। मुख्यालय इसके जिनेवा में है। 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जो ये संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट,
इनका बर्थ डेट है 8 मई, और इसी दिन रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में, 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इसे। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड क्रॉस 1863 में बना था, ड्यूनेंट ने इसको शुरू किया था, संस्थापक है उसके, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये अगर पूछ लिया जाए कभी, उड़ता तीर अगर लग जाए तो 8 मई याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिएगा, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इसे। क्वाड, क्वाड जो है ये 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। 4 कंट्रीज जो थी कौन कौन सी थी? 2007 में 4 देशों ने, ये थे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्यों बनाया था? जो चाइना की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उनके विरुद्ध अमेरिका द्वारा ये क्वाड की स्थापना की गई थी। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, जो चाइना जो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, आपको पता होगा ताइवान पे, तो कभी अपने चीन सागर में ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ठीक है, तो उसके लिए अमेरिका ने क्वाड शुरू किया था। ठीक है, अमेरिका ने अमेरिका है इसमें, जापान है इसमें, इंडिया है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, संस्था हुई थी इसकी 2007, और मेंबर्स है इसके कितने? 4 मेंबर्स। ठीक है, इंटरपोल याद रख लीजिएगा, और स्थापना हुई थी फ्रांस में, और कॉमनवेल्थ याद रखिएगा 1931 में स्थापना हुई है, वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा हुई है ये ट्रीटी, आप याद रखिएगा। टोटल मेंबर्स जो है 56 है, इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया जब चाहे इससे बाहर भी आ सकता है। ठीक है, 56 मेंबर्स हैं इसके। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई। इंपॉर्टेंट नहीं, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ शॉर्ट में दिया गया है कि कौन कौन से, ये आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। कुछ और एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उनकी स्थापना आप याद रखिएगा, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो ज़रूर याद रखिएगा, और बनी कब थी वो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, मतलब आज ही खत्म कर देंगे। यूनिसेफ पढ़ाया था अभी मैंने, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, 46 में बना था, चाइल्ड वेलफेयर एंड हेल्थ के लिए काम करता है। ठीक है, यूएनडीपी न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1905 में बना था। ये जो अल्पविकसित देश है, यानी कि अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज है, उनको तकनीकी सहायता देता है, टेक्निकल असिस्टेंस डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद यूएनएफपी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग के। ये जो है यूएनएफपी है, ये एक रिपोर्ट भी निकालता है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो यही निकालता है। कौन? यूएनएफपीए ये निकालता है, यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यूएनईपी नैरोबी 1972 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉरपोरेशन पे काम करता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त जो कि जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1950 में बना था। प्रोटेक्शन एंड रिलीफ फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, OHCHR, एच नहीं, UNCHR। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1990 में ये बना था, 1993 में बना था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, ये जो है UN। ठीक है, उसके बाद UN हैबिटेट नैरोबी में ही ये 98 में बना था। ह्यूमन सेटलमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि मानव अधिवासन और नियोजन, इस पर काम करता है। आगे आते हैं। UNODC मादक पदार्थों और अपराध पर कार्यालय, वियना में है ये, ड्रग्स और क्राइम प्रिवेंशन के लिए काम करता है। ठीक है, इनमें जो है पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर पूछे जाने की कम से कम संभावना है, पूछा जा सकता है कि ये काम क्या करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यूएनयू यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, जो कि टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है और 1973 में ये बनी थी। ठीक है, रिसर्च ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद शांति हेतु विश्वविद्यालय, जो कि यूपीईएसीई इसको कोस्टारिका में इसका हेडक्वार्टर है और रिसर्च ऑन पीस एंड इन्वायरमेंट पे काम करता है। इनके वर्क आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखें वर्ल्ड बैंक, जिसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स जो समिट हुआ था उससे शुरुआत हुई थी। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों ही 1945 में इसकी स्थापना थी। आईएमएफ जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ट्रेड कॉर्पोरेशन पे काम करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल एड देता है। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। आईएफसी वॉशिंगटन डीसी 1956 में बना था ये। ठीक है, ये जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको ऋण देने का काम करता है। आईडीए जो है ये वॉशिंगटन 1960 में बना था, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूटीओ जेनेवा में है 1995, अंगटाड जिनेवा में है 1964। ठीक है, उसके बाद जो है आईसीएसआईडी वॉशिंगटन डीसी 6 में बना, और डब्ल्यूसीओ ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ जेनेवा पे और रोम 16 अक्टूबर को 1945 को एफएओ बना था और 16 अक्टूबर को ही हम और कृषि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर बात करता है। और उसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 बता चुकी हूँ मैं, कल इनको डिटेल में पढ़ाया था आपको। यूनेस्को और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। साख मैंने अभी पढ़ाया G8, जिसमें रशिया जब एड हुआ था तब बना था ये G8। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल जो है अगर हो सकेगा तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक की क्लास अवेलेबल करवा दूंगी। अगर ज़्यादा ही कुछ बनता है, अगर लंबी क्लास होती है तो ही मैं ट्रिक की बनाऊंगी। अदरवाइज़ कुछ और नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ते रहिए। और ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जुड़े रहिए हमारे साथ।